श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपका बॉटनी का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इस विषय में आप लोगों ने देखा है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्लांट हार्मोन की बात की थी। आपने जाना है कि हम प्लांट हार्मोन को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इनको प्लांट हार्मोन क्यों कहते हैं, इन्हें पीजीआर क्यों कहते हैं, इन्हें फाइटो हार्मोन जो है उस नाम से क्यों नॉमिनेट किया जाता है, और ये प्लांट हार्मोन आपको किस रूप में देखने को मिलते हैं, प्लांट प्रमोटिंग हार्मोन के रूप में, या जो आपके प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनके रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से आपने इसको कैटेगराइज किया है, ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को आप प्रमोटिंग के रूप में आप लोग देख रहे थे, और इसके अलावा आपने देखा कि एब्सिसिक एसिड है या आपका इथाइलिन है या मेलिक हाइड्रोजोइड जो है उसको आप लोग इनहिबिटिंग हार्मोन के रूप में देख रहे थे। हमने ऑक्जिन के बारे में बात की है। आपने देखा है कि ऑक्जिन हार्मोन जो है उसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, किस प्लांट के अंदर इसको खोजा गया है, और इस ऑक्जिन के क्या कुछ सेलिएंट फीचर होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि ये अगार ब्लॉक में से आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो देखिए एक भाग में बनकर दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है, वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाता है, और इसका प्रभाव जो है वो प्रकाशानुवर्तन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा था। यानी कि ये क्या शो करता है, प्रकाश की तरफ मूवमेंट को प्रदर्शित करने का काम करता है। फोटो पीरियोडिक मूवमेंट जो है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। हम आज के इस वीडियो में इसी ऑक्जिन का जो सेगमेंट आप लोगों का बच गया है उसका जिक्र कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि केमिकल नेचर ऑफ ऑक्जिन की हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्जिन जो है वो किस रूपों में आप लोगों को देखने को मिलता है, ऑक्जिन ए के रूप में, ऑक्जिन बी के रूप में, या हेट्रो ऑक्जिन के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये ऑक्जिन जो है आपके प्लांट हार्मोन के अतिरिक्त कुछ रासायनिक कंपोनेंट के रूप में आपको सिंथेटिक हार्मोन के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये सिंथेटिक हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से ऑक्जिन के पैटर्न के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन सब का हम लोग आज के इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ ऑक्जिन। ऑक्जिन का जो केमिकल नेचर है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि केमिकल नेचर के लिए जो ऑक्जिन पहचाने गए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑक्जिन ए, ऑक्जिन बी और हेट्रो ऑक्जिन। ये तीन ऑक्जिन जो है वो आप लोगों को यहां पर मोस्टली देखने को मिलेंगे। अब ऑक्जिन ए जो है, ए और बी, ये मोस्टली ह्यूमन के यूरिन से जो है वो प्राप्त किए गए हैं। आप लोग देखेंगे कि ऑक्जिन ए को ह्यूमन के यूरिन से प्राप्त किया गया है। हेट्रो ऑक्जिन जो है आप लोग देखेंगे कि ये भी ह्यूमन के यूरिन से प्राप्त हुआ है, जबकि बी ऑक्जिन जो है आप लोग देखेंगे कि ये मक्का के जर्म ऑयल से प्राप्त किया गया है। अब इन ऑक्जिन को आप लोग किस रूप में आप लोग देखते हैं तो उसकी हम लोग बात करेंगे। ये आपको देखने को मिलता है ऑक्जेनो ट्रायोलिक एसिड के रूप में, जबकि ये आप लोगों को देखने को मिलता है ऑक्जेनो लोनिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि ऑक्जिन ए ह्यूमन के यूरिन से प्राप्त किया गया है, इसे हम लोग ऑक्जेनो ट्रायोलिक एसिड के रूप में डिफाइन करते हैं। इस ऑक्जिन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो खोज की गई है उसका काम है, आप लोगों का दो साइंटिस्ट है, कोगल एंड हेगन स्मिथ। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्जिन ए की खोज की है।
अब बात करें ऑक्सीजन बी की खोज, ये कहाँ पर किसके द्वारा की गई है, तो आप लोग देखेंगे कि दो तो ये साइंटिस्ट है कोगल और हेगन स्मिथ, और एक साइंटिस्ट और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इरेक्स लेबन। इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीजन बी की खोज की है, जो कि आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलेगा, ऑक्जेनोलोनिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो ऑक्सीजन बी है आप लोग देखेंगे कि ये मक्का के जर्म ऑयल से तैयार किया गया है, तो जो कि आपको ऑक्जेनोलोनिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं आप लोग कह रहे हैं हेट्रोऑक्सीजन, ये हेट्रोऑक्सीजन जो है ये भी आप लोग देखेंगे कि कोगल और हेगन स्मिथ के द्वारा ह्यूमन के यूरिन के अंदर एक दूसरे प्रकार के ऑक्सीजन की खोज की गई है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, हेट्रोऑक्सीजन के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये जो हेट्रोऑक्सीजन होता है आप लोगों का मोस्टली आप लोग देखेंगे कि ये आपका इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में होता है। क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपने कहा कि केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर मोस्टली ये जो नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं वो नेचुरल ऑक्सीजन 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और हेट्रोऑक्सीजन। इनमें से ऑक्सीजन ए और हेट्रोऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन के यूरिन से प्राप्त किए गए हैं, इस रूपों में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन बी जो होता है ये मक्का के जर्म ऑयल से प्राप्त किया जाता है, ये इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो केमिकल नेचर के अंदर ही आप लोग देखेंगे कि पौधे के अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीजन बन रहा है, इसके अलावा कुछ आप लोगों को कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि ऑक्सीजन की तरह प्रभाव जो है प्रदर्शित करने का काम करते हैं। और इन कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये सिंथेटिक ऑक्सीजन एक्चुअली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे कंपोनेंट जो है आपको सिंथेटिक ऑक्सीजन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिंथेटिक या संश्लिष्ट ऑक्सीजन के रूप में किसे जाना जाता है। ये तो प्राकृतिक रूप से बनने वाले ऑक्सीजन थे, इनके अलावा कुछ कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीजन की तरह प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। उन कंपोनेंट को आप लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन कहते हैं। ये सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें। आप लोग देखेंगे इन सिंथेटिक ऑक्सीजन के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, एक तो पहले से ही आप लोगों को देखने को मिला था, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा IA बोलेंगे इसको हम लोग, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा IBA, इसको बोलेंगे इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। आप लोगों को देखने को मिलेगा NAA एल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इसको आप लोग बोलेंगे एल्फा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड बीटा फॉर्म है, तो बीटा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। फिर आपको ये देखने को मिलेगा 2,4-D, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है। फिर नेक्स्ट इसी सिंथेटिक ऑक्सीजन के अंदर 2,4,5-T, इसे हम लोग बोलेंगे 2,4,5
ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट PAA, इसको क्या बोलेंगे? फिनोल एसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट MCPA, इसको बोलेंगे 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि सिंथेटिक ऑक्सीजन के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन हम किसे कह रहे हैं और सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है वो कौन कौन से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को 1, 2 और ये 3 ये ध्यान में रखने हैं। इसका भी कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन ये 2 मोस्टली आप लोगों के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है आप लोगों का, या तो क्वेश्चन होगा सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होते हैं, कौन कौन से सिंथेटिक ऑक्सीजन है, या ये पूछा जाता है 2,4-D या 2,4,5-T की फुल फॉर्म जो है वो क्या होगी। तो फुल फॉर्म के रिगार्डिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसे आप लोग किस प्रकार से नॉमिनेट करते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड या 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड के रूप में आप लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने जाना कि केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात की जाती है तो कुछ ऑक्सीजन नेचुरली रूप से बन रहे हैं, जिनके अंदर आपका ऑक्सीजन A, ऑक्सीजन B और हेट्रो ऑक्सीजन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो हेट्रो ऑक्सीजन होता है मोस्टली इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने कहा कि प्राकृतिक रूप से बनने वाले ऑक्सीजन के अलावा कुछ कार्बनिक रासायनिक पदार्थ भी ऑक्सीजन की तरह प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वो सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी में आते हैं। ये सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी में आने वाले कंपोनेंट जो है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इनमें से आप लोग देखेंगे कि ये 2,4-D होता है, मोस्टली वीडीसाइड के रूप में यूज किया जाता है, खरपतवारनाशी के रूप में आप लोग इसका कृषि के अंदर यूज करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उस टाइम पर इसका हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि मोस्टली IBA जो है इंडोल ब्यूटारिक एसिड है या इंडोल एसिटिक एसिड है, ये मोस्टली आपके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करवाने के काम में आते हैं कि उनके अंदर आप किसी प्रकार से रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, शूट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रूट के फॉर्मेशन के लिए मोस्टली ये 2 कंपोनेंट जो है वो यूज आते हैं। तो ये आपका कंटेंट पूरा होता है केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट इसी ऑक्सीजन के सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि किसी प्लांट के अंदर हम ऑक्सीजन का मापन कैसे करें, मेजरमेंट जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। आप डिनोट करें कि एक प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कितना बन रहा है, उसका प्रभाव जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को दृष्टिगोचर होता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो बायो एसे है, जैव मापन जो है वो किया जाता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ये प्लांट के अंदर नेचुरली रूप से आप लोगों का बनकर तैयार हो रहा था। तो इसका हम क्वांटिटी के अंदर किसी प्रकार का कोई डिटेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि इसका मात्रात्मक परीक्षण जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि ये अल्पतम मात्रा के अंदर पौधे के अंदर बनते हैं और अपना प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर करवाते हैं। तो इनका मेजरमेंट जो है वो एक दूसरे माध्यम से किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इनका जैव आमापन किया जाता है। इनके द्वारा क्या प्रभाव होगा, बायोलॉजिकल प्रभाव किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस बायोलॉजिकल प्रभाव में आप लोग देखेंगे कि भाई आपने कहा है कि ऑक्सीजन के कारण से
प्लांट जो है वो प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित कर रहा था। अब जितनी मात्रा में ऑक्सीजन बना, आप लोग देखेंगे कि उस भाग के अंदर उतनी ही ग्रोथ हुई और उस ग्रोथ के परिणाम स्वरूप हमें प्रकाशानुवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जितना ऑक्सीजन यूज किया जाएगा उस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी प्रकाशानुवर्तन का जो वक्रण जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसकी जो डिग्री आप लोगों को देखने को मिलेगी वो यूज की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा के समानुपाती रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यानी कि हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन अल्पतम मात्रा में प्लांट के अंदर बनता है जिसके कारण से हम इसका क्वांटिटेटिव डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जैव आमापन करना पड़ता है जिसके अंदर किसी भी भाग के अंदर ऑक्सीजन बनने के परिणाम स्वरूप उसके अंदर कितना कर्वेचर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसकी जो डिग्री आप लोगों को देखने को मिलती है कर्वेचर की, वो यूज की गई ऑक्सीजन की सांद्रता के समानुपाती रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो बायो एसे के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन के बायो एसे के अंदर जो टेस्ट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। अविना का कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट जो है वो आप लोगों का इस ऑक्सीजन के बायो एसे के अंदर किया जाता है। यानी कि जई का जो प्रांकुर चोल है उसके अंदर किस प्रकार से आप लोगों को वक्रणता देखने को मिलेगी वो सारा का सारा टेस्ट बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आता है। आप लोग देखेंगे कि ये जो टेस्ट है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है FW वेंट नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस टेस्ट को कर अपनी रिपोर्टिंग जो है वो प्रोवाइड की है। अब इस टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली, आप लोग देखेंगे कि इस टेस्ट के अंदर एक जई का सीड लिया जाता है, अविना का सीड जो है वो आप लोगों ने ले लिया। इस सीड को हम डार्क के अंदर जर्मिनेट करेंगे और डार्क के अंदर जैसे ही जर्मिनेट करते हैं आप लोग देखेंगे कि एक प्लांटलेट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, एक प्लांटलेट जो है वो बन जाता है। अब इसके अंदर जो प्लांटलेट बना है, इस प्लांटलेट के अंदर आप लोगों को पता है कि हमने बात की थी कि ऑक्सीजन जो है वो शीर्ष भाग पर हमें देखने को मिलेगा और ये शीर्ष भाग पर किस रूप में होगा, तो आपने कहा था डार्क साइड की तरफ ये इस कंसंट्रेशन में मौजूद है, जबकि लाइट वाली साइड की तरफ ये इतनी मात्रा में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीजन इसमें प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन को हमें रिलीज करना पड़ेगा। और रिलीज कैसे करेंगे भाई, आप इसका शीर्ष भाग जो है वो कट कर देंगे और शीर्ष भाग कट कर देंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस भाग के अंदर ऑक्सीजन जो है अब नहीं बन रहा है। आपने मान लीजिए कि 1 से 2 सेंटीमीटर या mm का जो टुकड़ा है वो 1 से 2 mm का जो टुकड़ा है वो काट कर अलग कर दिया, यानी कि अब इस भाग में ऑक्सीजन बनना बंद हो गई। कुछ समय पश्चात हम फिर से अब इस बार आपने 3 से 4 mm का टुकड़ा काट दिया, तो अब कंप्लीटली आप लोग देखेंगे कि इस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बनना जो है वो बंद हो गया है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आपने ये जो टुकड़े काटकर इसके अलग किए थे, पहली बार में इतना बड़ा टुकड़ा आपने यूज लिया, दूसरी बार में ये टुकड़ा हटाया आपने, इस टुकड़े को हम क्या कर देंगे, अगार ब्लॉक के ऊपर डाल देंगे। ये आपका क्या है, अगार ब्लॉक जो है उसके ऊपर आप लोगों ने इस टुकड़े को डाल दिया। अब अगार ब्लॉक की विशेषता है, आप लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की विशेषता ये होती है कि ये अगार ब्लॉक में से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसमें से स्थानांतरित हो जाता है इजीली। तो जैसे ही आपने अगार ब्लॉक जो है वो डाल दिया, अब ये आपका
प्लांट है जिसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, आपने पहले से इसके टुकड़े हटा दिए थे, इस पर आपने ये अगार ब्लॉक लगा दिया और इस अगार ब्लॉक पर ये आपका जो टुकड़ा आपने काटा था वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन अगार ब्लॉक में से होकर पौधे के अंदर स्थानांतरित होगा और आपने कहा है ये शीर्ष भाग में बनता है, नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है और फिर अपना प्रभाव दिखाता है। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ स्थानांतरित होगा आप लोग देखेंगे कि इसके ट्रांसफर होने के साथ ही ये क्या करेगा, लाइट के अंदर वक्रता को प्रदर्शित करने का काम करेगी। अब ये जो वक्रता प्रदर्शित हो रही है तो आप लोग देखेंगे कि इसकी वक्रता के कारण से लाइट के अंदर आपको छाया जो है वो देखने को मिलती है और इस छाया का मेजरमेंट जो है वो आप एक ब्रोमाइड पेपर ले लेते हैं, उस ब्रोमाइड पेपर पर इसकी छाया को इंडिकेट करते हैं कि इसकी छाया जो है वो हमें यहाँ पर इस ब्रोमाइड पेपर के अंदर इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस छाया से फिर आप ऑक्सीजन का मेजरमेंट करते हैं कि कितना ऑक्सीजन यूज लिया जा रहा है, डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना है। तो इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि एक ग्राफ तैयार हो जाता है। इस ग्राफ के अंदर इस साइड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है जो कि आप लोग यूज ले रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई आपने 0.01 कंडीशन में लिया है या 0.02, जितनी भी मात्रा आप ऑक्सीजन की यूज ले रहे हैं वो है। ये सारा का सारा आप लोग देखेंगे कि हमें डिग्री ऑफ कर्वेचर देखने को मिल रहा है कि भाई 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, जो भी डिग्री आप लोगों को कर्वेचर की देखने को मिलेगी। ब्रोमाइड पेपर पर इसके कर्वेचर के परिणाम स्वरूप हमें इस प्रकार का ग्राफ जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो इस ग्राफ के अंदर डिग्री ऑफ कर्वेचर और यूज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि जितनी मात्रा में ऑक्सीजन यूज ली जाती है उसके समानुपाती ही आपको डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन के रूप में जाना जाता है। और ऑक्सीजन का बायो एसे किस रूप में किया जाता है, अविना का कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट किसके द्वारा किया गया है, FW वेंट के द्वारा किया गया है। टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, एक प्लांट ले लिया, सीड ले लिया, सीडलिंग बना लिया, उसके शीर्ष भाग को काट दिया, कटे हुए भागों को आपने अगार ब्लॉक पर डाल दिया। अगार ब्लॉक जो है आप इस प्लांट के शीर्ष पर डालते हैं तो ऑक्सीजन के प्रभाव के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर वक्रता देखने को मिलती है। उस वक्रता को आप लोग क्या कर लेते हैं, ब्रोमाइड पेपर पर इंडिकेट कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये रिलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों का बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो भी पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।